Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and don't forget to press the bell icon. हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से कंसर्न रिलेटेड है उसको अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उन पूरे वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के जो छोटे छोटे बीट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आज कंक्लूड करने वाला है। आज हम इस बीट में देखने वाले द ड्रग अब्यूज इन एडोलेसेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अब्यूज। अब्यूज इज नथिंग बट द मिसयूज ऑफ अ ड्रग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये हम डिटेल इसमें देखने वाले हैं। डिटेल में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, कौन से सब्सटेंसेस को यहाँ पर मिसयूज किया जाता है, उसको हम देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेस ऑफ अब्यूज इन एडोलेसेंस। क्या क्या वजह है, क्यों ये मिसयूज ऑफ ड्रग स्टार्ट करते हैं इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टू कंट्रोल द abuse of a drugs or the substances. Then we are going to discuss the different drug abuse। अलग अलग ड्रग के नाम है, वो ड्रग्स हम यहाँ देखने वाले हैं। वो ड्रग का इफेक्ट बॉडी पर कैसा होता है, कौन से ऑर्गन पर उसके रिसेप्टर्स होते हैं, और उसके बाद वो किस प्लांट से हमको मिलता है या किस सोर्स से हमको वो मिलता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो हर एक ड्रग के बारे में हम देखेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द सम मेडिसिनल ड्रग्स जो मेडिसिन के तौर पर यूज किए जाते हैं। जनरली उससे क्यूरिंग होती है या उससे कुछ हमको फायदा मिलता है, ऐसे ड्रग्स को शॉर्टली हम देखेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है इन शॉर्ट, और डिपेंडेंस किसे कहेंगे, ये भी हम थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट द साइंस ऑफ ड्रग्स अब्यूज और एडिक्शन इन एडोलेसेंस। अगर आपके सराउंडिंग में या आपके घर में या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई एडोलेसेंट है, अगर वो ड्रग एडिक्टेड या अब्यूज शुरू हो चुका है, कर रहा है, तो उसको आप कैसा पहचानेंगे। उसके कुछ साइंस है जिससे आप उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि समथिंग इज गॉन रॉन्ग, कुछ तो गलत चल रहा है, आप उसको पहचान सकते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेथड्स, हाउ टू कंट्रोल, इसे कैसे रोका सकता, प्रिवेंट किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी चीजें हम इस वीडियो में लास्ट तक चलने वाली है, तो आप सब पूरा वीडियो देखिए प्लीज। विल कंटिन्यू विथ द टॉपिक नाउ, द addiction. What is addiction? Addiction is nothing but a complex condition which is characterized by the compulsive use of substance despite of its harmful consequences। यहां पर देखिए बड़ा ही क्लियर वर्ड दिया है यहां पर कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंडीशन जिसके अंदर वो इंडिविजुअल, वो एडोलेसेंस जो कंपल्सिव किसी सब्सटेंस को यूज कर रहा है। याद रखो यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है, दे यूज द सब्सटेंस कंपल्सरीली, ये पता होने के बावजूद वो हार्मफुल है, इसे कहते हैं एडिक्शन। तो ये सब्सटेंसेस जो यहां यूज किए जा रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस सच एज द अल्कोहल यूज कर रहा है, हार्मफुल होने के बावजूद भी कंपल्सरी यूज कर रहा है। ओपियाइड्स ये यूज कर रहा है, कोकेन, देन निकोटीन, देन अदर्स, और कुछ इसके अलावा भी सब्सटेंस है। एंड द बिहेवियर्स, देखो बिहेवियर्स भी यहां पर इंक्लूड किया एडिक्शन के अंदर कि बिहेवियरल, ऐसा बिहेवियर जैसे कि एग्जांपल यहां दिया था गैम्बलिंग, जुआ खेलना। गैम्बलिंग भी एक ऐसा बिहेवियर है कि पता है इससे होने वाला, इससे नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी उसको कंपल्सरी यूज करता है। दैट इज नथिंग बट द एडिक्शन, उसी को भी एडिक्शन कहा जाएगा। देन एक साइंटिफिक एविडेंस यहां पर दिया गया है कि देयर आर द मेनी साइंटिफिक एविडेंसेस दैट शोज द न्यूरोबायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ एडिक्टिव पर्सन। कि न्यूरोबायोलॉजिकल इसमें क्या होता है कि जनरली किसी भी पर्सन को जब कोई ड्रग मिलता है तो ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर उसके आने से, वो ड्रग के मिलने से उसको अच्छा लगता है, उसको हैप्पीनेस फील करता है, वो रिलैक्स फील करता है, और
ये एक तरह का एक इंसेंटिव होता है। लेकिन जब उस ड्रग को अगर वो छोड़ना चाहे तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स उसमें दिखना शुरू होते हैं। उससे उसको यानी जो पहले उसको सुख अच्छा मिला था, उसको रिलीफ मिला था, वही यहाँ पर वो परेशान होना शुरू होता है। तो ये जो है ये फीचर्स जो है जिसे कहते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल फीचर्स, बिकॉज ऑफ दिस द एडिक्शन इज ऑब्जर्व और देखा जाता है। देन जनरली यहां पर जैसे कि अभी हमने बताया कि देर इज अ पाथवेज, देर आर द पाथवेज इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर कुछ पाथवेज है जिसमें रिवार्ड एंड री एनफोर्समेंट को की वजह से वो मोटिवेट होता है। और स्पेशली यहां पर एक केमिकल जो रिलीज किया जाता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल डोपामाइन। ये डोपामाइन रिलीज किया जाता है जैसे कि इन खाने, अगर आपको फूड चाहिए उसके वक्त में ये सिग्नल्स रिलीज किए जाते हैं। या देन यू आर हैविंग द सेक्सुअल डिजायर, दिस आल्सो डोपामाइन रिलीज करते हैं। देन व्हेन यू यूज द कोकेन, डोपामाइन भी रिलीज किया जाता है। आगे हम इसको देखेंगे डोपामाइन का रिलेशन कैसा इससे किया जाता है। बट याद रखना ब्रेन के अंदर देयर आर द पाथवेज, बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन में मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ द री एनफोर्समेंट। ओके, देन एडिक्शन की वजह से देखा जाता है कि देर आर द सम न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन दैट एडोलेसेंट। अगर वो एडोलेसेंट में एडिक्शन हो चुका है, वो सब्सटेंस एब्यूज का में इन्वॉल्व है, तो वहां पर उसके बॉडी में न्यूरोलॉजिकल चेंज यानी नर्वस सिस्टम के अंदर उसके काफी चेंजेस आना शुरू होते हैं। ओके, दीज आर चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। अगर वो वापस उसने अगर उस ड्रग सब्सटेंस को या उस सब्सटेंस को मिसयूज करना अगर वो छोड़ देगा तो वो वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ सकता है। फिर से यूज करेगा तो फिर से वो एडिक्टेड कंडीशन में चला जाएगा। तो ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। ओवरऑल एडिक्शन का हम देखते हैं कि देयर इज इंपेयरमेंट। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर एडिक्शन हो रहा है तो उस इंडिविजुअल के बॉडी पर इंपेयरमेंट हो रही है। क्या इंपेयर मतलब क्या, पर उसके जो बॉडी में प्रॉपर ऑर्डरली जो काम हो रहा था, सिस्टमेटिकली जो ऑर्गन एक दूसरे ऑर्गन के साथ काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कोऑर्डिनेशन में कहीं तो भी डिस्टर्बेंसेस आता है। तो कोऑर्डिनेशन जैसे कि फिजिकल परफॉर्मेंस या फिजिकल स्टेटस में इसके जैसे कि उसकी भूख चली जाती है, उसका वेट अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या फिर लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, जैसे कि वो खुद की बॉडी की हाइजीनिक कंडीशन को इंटरेस्ट नहीं होता उसको मेंटेन करने का। तो इनके जो प्यूपिल्स होते हैं दे बिकम लार्जर या स्मॉल, अनयूजुअल होता है, यानी एक तो बढ़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। देन आइज बिकम द रेड, ब्लड शॉर्ट हो जाते हैं। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड क्लमसीनेस इनमें दिखता है। इनकी स्पीच में भी बिल्कुल डिस्टर्ब स्पीच होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। हाथ और पैर इनके ट्रेम्बलिंग करते हैं, यानी शेकिंग करते हैं, जैसे कि कप आना जिसे हम कहेंगे। ये है फिजिकल चेंजेस। देन फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो केमिकल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं। एंड इवन द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब, अचानक से मूड चेंज हो जाना, स्विंग हो जाना, इरिटेट होना छोटी छोटी बात पर। देन देर इज हाई एनर्जी, कभी कभार बहुत ज्यादा इनमें एनर्जी आ जाती है, कभी कभार बहुत इतने थक जाती है कि कुछ नहीं कर पाते। देन इनमें सोशल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। किसी भी एक्टिविटीज में जो इनको सबसे पहले इनकी फेवरेट थी, किसी चीज में ये बहुत ज्यादा खुशी से इन्वॉल्व होते थे, अब उनका इंटरेस्ट उससे चला जाता है। देन दे हैव द एंजाइटी एंड द एपिसोड्स ऑफ पैरानोया। पैरानोया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई इनको देख रहा है, ये छुपते हैं, ये डर कर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशन दिस इज कॉल्ड द पैरानोया। एंड दे आर हैविंग द डिप्रेशन और द एंगर। ये सब साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बॉडी की जो फंक्शनिंग्स है उनमें खराबी आती है जिसे हम कहते हैं इंपेयरमेंट। किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू द एडिक्शन। देन लेट्स सी द कॉजेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन एडोलेसेंट। क्या रीजंस है कि ये बच्चों में या इन एडोलेसेंट्स में ये ड्रग एब्यूज या सब्सटेंस एब्यूज में ये इन्वॉल्व होते हैं, क्यों होते हैं? जस्ट सी द नंबर वन रीजन, इनसफिशिएंट पैरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। अक्सर कुछ पेरेंट्स में, सब फैमिलीज में नहीं होता, ये हम एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं,
कुछ फैमिलीज में पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, वो एडोलसेंट का एज, उसको पेरेंट की जरूरत होती है और उस वक्त उसके पेरेंट उसको सफिशिएंट सुपरविजन या मॉनिटरिंग इस पे नजर नहीं रखते या उसको सुपरवाइज नहीं करते, तब वो अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेकर एक गलत रास्ते पर चला जाता है। सेकेंड है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। अक्सर माँ बाप और बच्चों में, उस एडोलसेंट में जो एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है क्योंकि पेरेंट्स दे आर ऑफ हाई प्रोफाइल, दे आर टोटली, दोनों भी जो तो जॉब होते हैं या फिर और कोई रीजन हो सकते हैं, बिजनेस से होता है, तो उसमें और पेरेंट्स में कई हफ्तों तक बात नहीं होती, साथ में खाना नहीं होता, तो ये अपने उस लोनलीनेस को वहां पर जाकर सेटिस्फाई करना शुरू करता है, दैट द मिस पाथवे। देन थर्ड रीजन इज पोरली डिफाइंड रूल। और कुछ फैमिलीज के इतने रूल्स पोरली डिफाइंड होते हैं कि बच्चा जो चाहे करे, जो जो जहां जाना है, जब आना है, जिसको मिलना है, उसके ऊपर छोड़ा होता है, उसे कहते हैं पोरली डिफाइंड रूल। तो कुछ पेरेंट फैमिलीज में ऐसे पोरली डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो एडोलसेंट अपना खुद रास्ता चुनता है, वो सही है या गलत है उसको कुछ पता नहीं होता। देन कुछ फैमिलीज में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में कंटिन्यूअसली ड्यू टू द सम रीजंस, या वो खुद एडिक्टेड होते हैं तो उसकी वजह से डे नाइट उनके फाइट चलते हैं या किसी न किसी छोटी छोटी बात पर उनमें झगड़े चलते रहते हैं, ये है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। तो उस एडोलसेंट के सामने कंटिन्यूअसली ये चलते रहता है, एपिसोड चलते हैं पेरेंट के फाइट के, तो अब ये इससे उकता जाता है और अपने आप को रिलीफ लेने के लिए वो सब्सटेंस एब्यूज में इन्वॉल्व हो जाता है। देन कुछ पेरेंट्स फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड द अल्कोहल एंड ड्रग्स, उसको फैमिली से ही उसको इतना फेमिलियर और फेवरेबल पेरेंटल एटमॉस्फेयर मिलता है कि उसके पेरेंट खुद वहां पर ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं या ड्रग यूज कर रहे हैं, तो उसको बचपन से ही वो घर से ही उसको विरासत में मिल जाता है, इसलिए वो एडिक्टेड या मिसयूज करना शुरू कर देता है। देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ड्रग यूज। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पोर्ट्समैन में या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, तो दे आर हैविंग मोर एक्सपेक्टेशंस, दैट्स व्हाई दे यूज द ड्रग्स। यानी उनको मजबूर, यानी उनकी आदत बन जाती है ड्रग्स लेने की, दे गेट इन्वॉल्व फ्रॉम द एज ऑफ एडोलेसेंस। देन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर। और कुछ ऐसे एडोलेसेंट्स ऑब्जर्व होते हैं कि देखा गया कि उनको बहुत रिस्की फैक्टर, जैसे कि ड्राइव करते वक्त भी हाई स्पीड में चलाना, या फिर जो तो साइकिल जंप है, या किसी ऊंची जगह से जो तो जंप करना है, या किसी के साथ फाइट करना है, तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाले जितने होते हैं जनरली दे आर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन अ सब्सटेंस एब्यूज। तो ये हो गया यहाँ पर कॉजेस ऑफ अ drug abuse या substance abuse in adolescence. Then let's discuss the methods or the measures to control the drug abuse. अब ऐसे बच्चे अगर हमको पता चल गए तो अब हमको कैसा उसको रीजंस हमको पता है, तो अब हमको उसे निकालने के मेथड्स भी हमको पता होना चाहिए। सो पहला मेथड है रिमेंबर द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबसे बेस्ट एक है कि किसी भी चीज के इन्वॉल्व होने से पहले उससे बचाना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मेथड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन अवॉइड द अनड्यू प्रेशर। ये आज के ड्यूरेशन में बहुत, आज के एरा में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने रिलेटिव्स में हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन में, अच्छे स्पोर्ट्स में उसकी स्टेटस होना बोलकर उसको फोर्स किया जाता है। तो ये अनड्यू जो प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। दैट, क्योंकि उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो फीमेल मेल हो या वो बेटा हो या बेटी हो, उसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। आप उससे ज्यादा अगर उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे स्टडीज के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या और कोई एक्टिविटीज होती है, आपके फैमिली की हर एक की अपनी डिफाइन होती है, अगर ये प्रेशर अनड्यू बढ़ता जाएगा तो वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ड्रग एब्यूज का सहारा लेना शुरू करता है। सेकेंड है एजुकेशन एंड काउंसलिंग द चाइल्ड। अब अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, लेकिन किसी वजह से या कंपटीशन के इस एरा में वो कम पड़ जाते हैं,
हार जाते हैं या कम होता है या उनका परसेंटेज एक्सपेक्टेड परसेंटेज 95 एंड अबव होता है लेकिन आ जाता है 85, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैं तो फेलियर हुआ लाइफ में। तो यहाँ पर पेरेंट की जिम्मेदारी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उन्होंने उनको एजुकेट करना, उनकी काउंसलिंग करना कि you have to face the problems, you have to face the stress condition in your life, you have to accept the disappointments, you have to accept the failures of our life, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है। अगर एक को जीतना है तो बिल्कुल दूसरा हारने वाला है, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ये उसको समझाना चाहिए। तो डेफिनेटली ही और शी विल नॉट follow the path of a substance abuse. Then channelize the energy of child in sports, studies and other constructive activities. अक्सर क्या होता है कि अगर वो कोई ऐसा स्ट्रेस में चला जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, तब वहां पर पेरेंट्स ने पर्सनली उसको टाइम देकर उसके साथ उसकी उस एनर्जी को किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना या कोई और उसके पसंद के एक्टिविटी स्टडीज एरियाज होते हैं तो वहां पर उसके साथ उसको इन्वॉल्व कराना या उसकी एनर्जी को वहां यूटिलाइज करने लगाना है, या कुछ और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होते हैं जो उसकी पसंद की होती है वो उसमें उसको इन्वॉल्व कराना, ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट्स डिस्कस द ड्रग एब्यूज। अब तक हम देख रहे हैं कि सब्सटेंस में सिर्फ हमने जस्ट नाम देखे शुरुआत में स्टार्ट में कि ये है अल्कोहल है, ओपियाइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोकेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे कि वो कौन से ड्रग्स है, वो ड्रग्स का रिसेप्टर ह्यूमन बॉडी में कहाँ है, वो कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है और वो ड्रग किस सोर्स से मिलता है, कहां से मिलता है, ये हम देखने वाले। सो लेट्स सी द इन डिटेल। The surveys and statistics shows that the use of drug and alcohol has been rise especially among the youth. सर्वे जब किया गया तो देखा गया कि सबसे ज्यादा एडोलोसेंट यूथ एज के जो बच्चे हैं वो ड्रग एंड अल्कोहल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाए गए। तो ये एक बड़ी फिक्र करने की और सोचने की बात है कि ये हार्मफुल सब्सटेंस में अवर जनरेशन इज गोइंग टू इन्वॉल्व, ये इससे बहुत इस पे फिक्र करने की बात है। तो प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस ऐसे एज के एडोलसेंट जो यूथ में शुमार यानी जिसे हम यूथ कह रहे हैं तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए, सेफली उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो जो उनका पैटर्न जो हेल्थ उनका लाइफस्टाइल है जो जी रहे यानी डेंजरस जो पैटर्न है उनका लाइफ का, उससे उनको निकालकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल में उनको कन्वर्ट करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स ने गाइड करना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन से उनको उनके सही रूट पर उनको लाने का काम करना चाहिए। चलिए, सो ये एक थोड़ा सा जनरल है। लेट्स डिस्कस द डिफरेंट ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं फॉर अब्यूज। कॉमनली abused drugs are opioids, number 1, number 2 is the cannabinoids, number 3 is कोका में से निकला हुआ अल्कलाइड्स। ओके, ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड अल्कलाइड्स ऑफ कोका, ये हम डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं। सो लेट्स सी द नंबर 1 इज ओपियाइड। ओपियाइड एक ऐसा ड्रग है, याद रखना अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऐसा ड्रग जो बाइंड करता है the receptors which are present in a CNS and a gastrointestinal tract। CNS में दो चीज आती है, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये है ब्रेन का पार्ट, ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि यहां पर एक रिसेप्टर है, यहां पर एक रिसेप्टर है, ये वो रीजन है जहां पर इसको रिसीव किया जाता है, किसको, ये ड्रग को, इसका इफेक्ट यहां देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में भी इसके रिसेप्टर्स हैं, जैसे यू कैन सी हियर रिसेप्टर, ये ओपियाइड यहां जाकर टारगेट, एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो का मीनिंग होता है पेट और इंटेस्टाइन यानी स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन का जो रीजन है वहां पर भी इसके रिसेप्टर्स ओपियाइड्स के प्रेजेंट होते हैं। देन ओपियाइड को और एक नाम से पुकारा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेरोइन, इसी को स्मैक भी कहा जाता है। ओके, याद रखने पर द ओपियाइड इज ऑल्सो known or called as the heroin is also called as the smack। जब इसके केमिकल नेचर को देखा गया तो इट इज अ केमिकली डाइएसिटिल मॉर्फिन। आपने मॉर्फिन बहुत सुना होगा, मॉर्फिन का नाम अक्सर
ड्रग में अक्सर आता है और मेडिसिनल यूजेस बेस के होते हैं। सो ये है एक केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका मॉर्फिन का। सो दिस इज द ओपिएड। ओपिएड मिलता कहां से? ओपिएड को निकाला जाता है फ्रॉम द लैटेक्स। देखो ये जो निकल रहा ना थोड़ा सा मिल्की सिक्रीशन निकल रहा है, ये मिल्की सिक्रीशन को लैटेक्स कहते हैं। दिस व्हाइट कलर का आप दिख रहा है यहाँ पर, कट करने के बाद यहाँ से जैसा कुछ दूध जैसा मिल्क जैसा पानी निकल रहा है, ये है लैटेक्स। ये कहां से मिल रहा है? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का नाम है, बॉटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनिफेरम। ये है ये पापावर सोमनिफेरम। याद रखो ये फ्लावर, फ्लावर जब फ्रूट में बनता है तो ये फ्रूट इस तरीके होता है, ये फ्रूट है। और इसके फ्रूट में जब सीड्स बनते हैं, आपको सबको पता है ये कॉमनली हमारे घर में यूज किया जाता है, इसे खसखस कहते हैं। ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं, ये पापावर सोमनिफेरम के सीड्स हैं। ओके, देन ओपियाइड एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। हेरोइन मीन्स तो ओपियाइड इज वन ऑफ द डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब जो बॉडी की हाइपर एक्टिविटी होती है, ये इसको स्लो डाउन करता है। ओके, बॉडी को ये स्लो डाउन करने का काम करता है, रिलैक्स काम कराता है, इसे कहते हैं डिप्रेसेंट। देन सेकेंड ड्रग इज अ कैनाबिनॉइड्स। इट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन अ ब्रेन। देखो पहले वाले के रिसेप्टर्स ब्रेन में भी थे और यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्रेन भी था और स्पाइनल कॉर्ड भी था, प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल था। अब इसके रिसेप्टर्स कहां पर है? द रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन अ ब्रेन। जस्ट सी, कैनाबिनॉइड 1 का रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर है और कैनाबिनॉइड 2 रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट here spleen, tonsil, immune cell, and you can see they are present in receptor ones are present in the hippocampus, cerebellum, cerebrum. Okay, ये हिप्पोकैम्पस है, सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है, इसके अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाबिनॉइड्स को एक तो इनहेल किया जाता है, यानी जैसा सिगरेट स्मोक करते हैं वैसे इसको थोड़ा सा अलग प्रोसीजर से इसको इनहेल किया जाता, या फिर ड्रॉप्स या लिक्विड फॉर्म में इसको इंजेस्ट किया, यानी मुंह से इसको पेट में डाला जाएगा। दोनों फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। जैसे इनहेल और इंजेस्ट करेंगे, ये इफेक्ट करता है हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। याद रखना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है। कैनाबिनॉइड्स को भी ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से मिलता है, लेकिन प्लांट कौन सा है? ये प्लांट है, प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। ये कैनाबिस सटाइवा के किसी अब यहाँ क्या है, इसके बहुत सारे पार्ट्स, इसके लीव्स को यूज करते हैं, इसके इनफ्लोरेसेंस यानी जो फ्लावर का बंच है इसको यूज करते हैं। ओके, कैनाबिनॉइड्स यहां से मिल रहा है। देन कैनाबिनॉइड्स को अलग अलग नाम से, क्योंकि प्लांट के बहुत सारे फॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को यूज किया जा रहा है, अलग अलग उसको फॉर्म में बनाया जाता है। तो कुछ पार्ट्स को यहाँ पर यानी कैनाबिनॉइड्स को मरिजुआना कहते हैं, कुछ जगह पर इसे हशीश कहा जाता है, जैसे देखिए थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में बनाया गया। इसे लीव्स को चरस कहते हैं, इसको ड्राई कर कहते हैं। इसके ड्राइड फॉर्म को यहाँ गांजा भी कहते हैं। यानी मरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, all these are nothing but the cannabinoids obtained from cannabis sativa plant से निकाले गए। Then third drug is a cocaine. तो cocaine is अल्कलाइड ऑब्टेन्ड। देखो ये अल्कलाइड फॉर्म होता है जो कि एक प्लांट से मिला, प्लांट का नाम है कोका प्लांट, ये कॉमन कहा गया, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये है वो प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका से अल्कलाइड निकाला जाता और वही ड्राइड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम कोकेन कहते हैं। कोकेन करता क्या है? कोकेन एक ऐसा ड्रग है जो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर से आप जाकर गूगल करिए, आपको लिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करने वाले केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है डोपामाइन। नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर जैसे आप खाना खा रहे हैं या अंडर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यहाँ पर ये जो है ना डोपामाइन के मॉलिक्यूल्स नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोकेन का यूज करते हैं तो ये डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता, बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज किया जाता। अब याद रखो यहाँ पर जिस डोपामाइन के बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एक्सेसिव जब डोज होता है, द पर्सन और दैट एडोलेसेंट मे फील एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा
खुश फील करते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं। नेक्स्ट, दे आर हैविंग द इरिटेबिलिटी, छोटी सी बातों पर वो इरिटेट होते हैं। एंड दे आर हैविंग द पैरानोइया, पैरानोइया मतलब ये अपने आप को छुपा कर रखते हैं, डरते हैं, और बाहर सोशल लाइफ से ऐसा लगता है इनको कि कोई इन पर नजर रखा हुआ है, इसलिए ये अक्सर बाहर की दुनिया में अंदर से छुप कर देखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देन नेक्स्ट इफेक्ट जिसे हम कहते हैं माइंड एक्सपांडिंग ड्रग, अभी कॉमन है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस एक ऐसा इफेक्ट जिसे हम कहते हैं माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स के किया, यानी उसका जो सोच होती है वो इतनी एक्सपांड हो जाती है कि उसकी सोच में अगर हम उसको बोलेंगे तो द पर्सन और द एडिक्ट कैन सी द साउंड, वो आवाज को देख सकता है, एंड कैन हियर द कलर, वो कलर को सुन सकता है ना। अजीब, ये इनका माइंड एक्सपांडिंग है। तो ये हेलुसिनोजेंस जनरली दे आर नथिंग बट द अल्कलॉइड्स, जिसकी वजह से वो एडिक्ट में डे ड्रीमिंग होती है, यानी ये बैठे बैठे कुछ भी इनका ख्वाब देख सकते हैं, डे ड्रीमिंग होती है। ये लाइसर्जिक एसिड एंड कैनाबिस, ये दोनों भी, लाइसर्जिक एसिड एलएसडी जिसे कहते हैं, ये भी हेलुसिनोजेन का इफेक्ट दिखाता है, यानी इससे भी माइंड एक्सपांड हो रहा है। और कैनाबिस जो हमने अभी देखे, गांजा, चरस, हशीश, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी हेलुसिनोजेन सब्सटेंस है। देन वन मोर, एट्रोपा बेलाडोना, यह एट्रोपा बेलाडोना प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है, एंड दतूरा की एक स्पेसीज, दतूरा इनॉक्सिया, या बहुत सारे स्पेसीज है। तो यहां पर ये स्पेसीज में देखा गया, इनसे निकलने वाले फ्रूट का, लीव्स का जो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तो ये भी हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज देते हैं, यानी इससे भी माइंड एक्सपांड होता है। देन हेलुसिनोजेंस आर नथिंग, एक ऐसा ड्रग जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? हेलुसिनेशन कहते हैं जिसके अंदर वो पर्सन, वो इंडिविजुअल में अनरियल परसेप्शन, जो चीजें रियल में नहीं होती, ये उसको परसीव करते हैं, यानी इनके दिमाग में वो बैठ जाती कि ये है। अनरियल सब्जेक्ट, अनरियल परसेप्शन इनके अंदर होता है, क्योंकि इनका नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाता है। ओके, ये क्योंकि वो ड्रग की वजह से हो रहा है। देन कुछ मेडिसिनल ड्रग्स, अब जैसे कि हमने देखे कि ये ड्रग्स थे, इनको भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रोपोर्शनल में यूज किए जाते हैं, मेडिसिनल यूज होते हैं। लेकिन कुछ हम जो यहाँ देख रहे हैं, तो ये है स्पेशली मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल इसको यूज किया जाता है, जैसे कि द ड्रग्स लाइक द बार्बिचुरेट्स, देन एम्फेटामाइंस, देन बेंजोडाइजेपिन्स एंड एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, द इथिल अमाइड, ये सब के सब निकाले जाते हैं प्लांट कैनाबिस सटाइवा से, और इसको यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। सो दिस आर द मेडिसिनल ड्रग्स जो कि यूज किए जाएंगे। नाउ ये मेडिसिनल ड्रग्स करते क्या है, इनको यूज कब किया जाता है? जब कोई पर्सन सफर्स फ्रॉम द इंसोम्निया, यानी नींद नहीं आती, रात रात भर वो जागते रहते, कुछ सोच में होते, या पता नहीं, जो भी उनको नींद नहीं होती, तो नींद आने के लिए इसको दवा दी जाती है। या बहुत सारे लोग किसी वजह से फेल्यूर या कुछ इंसिडेंट उनके लाइफ में हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाते हैं, उससे निकालने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। दे आर हैविंग द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। नाउ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग में हमने एडिक्शन को तो देखे क्या होता है, लेकिन यहां पर हमको एक सेंटेंस में मीनिंग समझ में आएगा एडिक्शन क्या है। और डिपेंडेंस के, डिपेंडेंस मतलब उसके बिना वो रह नहीं सकता, डिपेंडेंट। लेट्स सी, बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड बेनिफिट्स द ड्रग्स आर यूज्ड रिपीटेडली। देखो, वो इंडिविजुअल या वो एडोलेसेंट, ये पता, उसको पता होता है कि इस ड्रग के या इस सब्सटेंस के लेने से मुझे ये आराम मिलेगा, या मैं खुश होऊंगा, या मेरी एनर्जी बढ़ेगी, या मुझे नींद आएगी, या मेरा रिलीफ मिलेगा, ये उसको पता होता है। सो उसके बेनिफिट्स पता है, इसलिए वो उस ड्रग को बार बार रिपीटेडली यूज करता है। क्यों यूज करता है? उससे उसको बहुत अच्छा लगता है, ये रिवार्ड है। देखिए, पहला रीजन। दूसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विच वन फेल्स टू रियलाइज, कि द एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। और हम अक्सर जो भी यूज करने वाला ये भूलता है कि ये जो दवा है, भले इसके लिए यूज कर रहे थे, जब कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब इसको ज्यादा जब यूज कर रहा है तो ये एक एडिक्शन लग जाता है, ये एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मीनिंग हम देख रहे हैं,
एडिक्शन ऑफ अल्कोहल होगा या एडिक्शन ऑफ ड्रग रहेगा। अब एडिक्शन क्या है, यही तो हम बताना चाह रहे थे कि एडिक्शन इज नथिंग बट द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। वेरी क्लियर वर्ड यहां पर दिया गया है। क्या उसके बॉडी को वो चाहिए, बस उन्हें उसको समझता है कि ये अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, या ये नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ये नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं। ये हुआ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ओके, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट में यहां पर वो फील करता है, इसके लेने के बाद इफोरिया। इफोरिया मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, वो अपने आप को ज्यादा रिलैक्स, सुकून, खुश फील करता है इस दवा के लेने से, ड्रग के लेने से। और वो जो कि एक टेम्पररी फीलिंग होती है, बहुत परमानेंट उसको रिलैक्स मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, देन these drive people to take them even when there is not needed। अक्सर अब क्या होता है, ये थोड़ा शुरू में लेते हैं, लेने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि डॉक्टर ने तो कुछ दिनों के लिए लिया था, लेकिन ये बाद में उसकी जब जरूरत नहीं है तब भी उसी को यूज करते हैं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये अपना नुकसान करना शुरू करते हैं। अब देखो, जो मेडिसिन, जो ड्रग आपको किसी एक सुपरवाइज्ड डॉक्टर यानी सुपरविजन अंडर द डॉक्टर और द एक्सपर्ट दिया गया था, प्रॉपर डोज में दिया गया था, कम क्वांटिटी में दिया गया था, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट लग गई, आप उसको लेते हैं क्योंकि आपको उसको अच्छा लगता है। देन ये होता है, आपको जब जरूरत नहीं है तब ले रहे, मतलब आप यू आर बिकमिंग द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। देन जब बार बार वो ड्रग जब आपकी बॉडी को कम कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है, लेकिन आप बार बार जब ले रहे हैं तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में वो ड्रग का इफेक्ट होता था, लेकिन ड्रग आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जब ले रहे तो कॉन्सेंट्रेशन, उसका टॉलरेंस लेवल जो बॉडी का है वो बढ़ जाता। अब टॉलरेंस जब लेवल बढ़ जाता है रिसेप्टर्स का, तब वहां पर आप छोटा सा अगर डोज ले रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको अब हाई डोज लेने की आदत लग जाती है। देन यू स्टार्ट टू टेक द हायर डोसेज, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप डोज लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से यू बिकम द एडिक्टेड। आप यहाँ बार बार ले रहे और ज्यादा ले रहे क्योंकि बॉडी के रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते थोड़े कॉन्सेंट्रेशन पे, तो दिस नाउ यू बिकम द मोर एडिक्टेड। However, it should be clearly born। आप सबने, और जो भी आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल दिमाग में बात बैठ जाना चाहिए। आप वो ड्रग को बार बार लो या एक बार लो, अगर एक बार भी लेंगे तो चांसेस ऑफ एडिक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार लेने से अगर आपको पता चला कि इससे मुझे ये रिलैक्स हुआ, मुझे रिलीफ मिला, तो चांसेस है कि आप दोबारा उसको लेंगे। दिस इज नथिंग बट द दैट यू मे लीड टू द एडिक्शन। देन any absence of the any guidance or counseling, the person may get addicted and become the dependent on the use। अक्सर यही होता है कि अगर कोई रीजंस हमने देख चुके कि फैमिली डिस्प्यूट्स है या अनड्यू प्रेशर है, अगर बार बार वो एडोलसेंट के एज में अगर कोई गाइडेंस उसको नहीं मिला, सही वक्त में उसको अगर कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो वो इंडिविजुअल, वो जिसे हम एडोलसेंट कह रहे, वो एडिक्टेड हो जाता है और उस ड्रग या उस सब्सटेंस का वो डिपेंडेंट बन जाता है। अगर नहीं मिला, वो बॉडी के अंदर उसके विड्रॉल सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। डिपेंडेंसी किसे कहेंगे? डिपेंडेंसी इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। यानी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी होती है कि उस पर साइकोलॉजिकली अटैच हो जाता, अगर वो नहीं मिला तो वहां पर अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम देखना शुरू होता। अनप्लीजेंट मतलब जो उसको पसंद नहीं है, वो चीजें उसके बॉडी में चेंजेस आना शुरू होती है, और अगर वो फिर से अगर उसको दिया जाए तो वो नॉर्मल हो जाता है, याद रखना। लेकिन जब अगर उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, द एडिक्ट पर्सन विल सफर फ्रॉम द विड्रॉल सिम्टम्स। क्या होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स? जैसे कि एंजाइटी। एंजाइटी मतलब काफी देर तक सोच में परेशान हो जाना है। ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर पूरा कपकपी चल हो जाती है, उसका बॉडी में हाथ में एक जगह स्टेबल नहीं होते, हिलना शुरू होता है, उसे कहते हैं ट्रिम्बलिंग। नॉजिया एंड स्वेटिंग, दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम सिम्टम। लेकिन अगर उसको वापस ड्रग दे दो, ये सारी चीजें उसके बॉडी में से नहीं होती। देन
द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज। क्या इफेक्ट्स होते हैं मिसयूज ऑफ ड्रग करने से, मिसयूज ऑफ अल्कोहल करने से? बॉडी पर हमको इफेक्ट्स क्या देखने को मिलता है? जस्ट सी द नंबर वन, देयर इज अ इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग और द अल्कोहल अब्यूज आर। पहला इमीडिएटली हमको हमको देखने को मिलती है, पहला, द पर्सन बिकम द रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर कहते हैं ऐसा बिहेवियर बेपरवाह, यानी अगर देखेंगे, अगर एक फोटोग्राफ आपको बताएंगे कि एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन गाड़ी ड्राइव कर रहा है, सामने से एक साइकिलिंग वाला पर्सन साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, ये उसकी परवाह नहीं करते, उसके आंख पर लेकर जा रहा है। दिस इज द रेकलेस बिहेवियर। ये हुआ ड्रग के लेते इमीडिएटली। नेक्स्ट है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म में तोड़फोड़ करना, किसी चीज का कांच को फोड़ देना, चलते चलते अगर किसी की बाइक दिख गई या कुछ दिख गई उस पर हमला कर देना, दिस इज द वेंडलिज्म। देन वायोलेंस। वायलेंस में तो यहां पर है आतंक करते फिरना, किसी भी चीज का इनको कोई लेना देना नहीं होता, किसी के नुकसान से इनको कोई देना, बस दिस आर ये इमीडिएट इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल एंड द ड्रग अब्यूज। देन अगर एक्सेसिव ड्रग कोई लेता है तो उसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन फेलियर होते हैं। ये रिस्पायरेटरी लंग्स के अंदर जो, अब लंग्स का हमको पता है, लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है और वही जाकर हमारे हर एक सेल को ऑक्सीडेशन कराने का काम कराता है, एनर्जी रिलीज होती है, ये फेलियर हो रहा है। दूसरा, हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, जो न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस एक्सचेंज को, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन को, नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करने का काम कर रहा है, वो वहां पर फेलियर हो जाता, अपना काम नहीं कर पाता। एंड ऑल्सो इन सम केसेस द सेरिब्रल हेमोरेज, यानी सेरिब्रम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो बस्ट होकर वहां पर ब्लड सूख कर क्लॉट बनना शुरू होते हैं। दिस इज ये हैवी डोज, एक्सेस डोज की वजह से हमको ऑब्जर्व होता है। अगर ऐसा किसी में ये हो रहा है, फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, सेरेब्रल फेलियर, तो डेफिनेटली द पर्सन मे गो टू द कोमा और मे फाइनली डेथ। ये होता है ओवरडोज की वजह से, या एक ड्रग ले रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ले रहा है, एक से दो ड्रग मिलाकर लेने से भी होता है। देन द साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब ये बड़ा है, देखो अब हमारे सराउंडिंग्स में हमने देखे इसके निगेटिव पॉइंट्स को देख लिया हमने कि ये कितना खराब है, इससे क्या क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है। अब हमको देखना है कि हमारे सराउंडिंग्स में कोई ऐसे एडोलेसेंट्स है जिन्हें में ये साइंस है। अगर ये साइंस हमको दिख रहे हैं तो इसका भी हम डाउट कर सकते हैं, या उसको उसके ऊपर सुपरविजन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि ये गलत रास्ता, ये नहीं करना चाहिए। सो ये हम साइंस में हम देखने वाले हैं। नाउ द वार्निंग साइंस ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमॉन्ग द यूथ इंक्लूड, नंबर वन, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप देख रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई एडोलेसेंट अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में, पहले जो उसका परफॉर्मेंस था, अगर उस परफॉर्मेंस से अगर वो पीछे होते जा रहा है या कम हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। शायद कोई और भी रीजन हो, उसका कोई दूसरा भी रीजन हो सकता है, लेकिन एक वार्निंग साइंस है कि उस पर नजर रखना चाहिए या उसको काउंसलिंग करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उससे बात करना चाहिए। ये पहला रीजन है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज और द स्कूल। अगर बिना कोई वजह के अगर आपके क्लास से या स्कूल से या कॉलेज से अगर कोई स्टूडेंट जो रेगुलर आता था, अगर वो काफी दिनों से बिना वजह, बिना रीजन के अगर वो अब्सेंट नजर आ रहा है, हो सकता और कोई रीजन हो, बट एक वार्निंग साइन ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। अगर कोई एडोलेसेंट एज में अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा, बाल बढ़ रहे हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, कपड़े गंदे हैं, रूम में उसका सामान बिखरा हुआ है, सारी चीजें अनहाइजीनिक कंडीशन है, देन दिस इज ऑल्सो द वार्निंग साइन कि मे बी द एडोलेसेंट इज इन्वॉल्व इन अ ड्रग अब्यूज। देन और जैसे कि वार्निंग साइन, कुछ लोग विड्रॉल करते किसी भी चीज में या जो भी काम कर रहे थे उससे अपने आप को दूर निकाल देना, निकाल कर फिर आइसोलेट अकेले अकेले कमरे में या दूर कहीं तो भी जाकर तन्हा अकेले बैठना, ये एक साइन सिम्टम्स है। बार बार डिप्रेशन में चले जाना, फटीकनेस होना, बार बार किसी छोटी सी चीज पर गुस्सा आना, रिबेलियस बिहेवियर, किसी की परवाह, या रिबेलियस मतलब बिल्कुल पेरेंट्स की नहीं सुनना, उसे हम कहेंगे रिबेलियस बिहेवियर।
ये अगर हम देख रहे हैं तो दिस आर ऑल्सो द वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। देन डिटोरिएटिंग द रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, अक्सर हम देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब होते हैं। डिटोरिएट मतलब खराब होना, रिलेशनशिप खराब हो रही है, फैमिली के अंदर भी छोटी छोटी बात पर पेरेंट्स से झगड़े, बहन भाई में झगड़े हो रहे, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी छोटी छोटी बात पर हो रहे, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पर एक वार्निंग सिग्नल है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज, आपकी जो पसंद की चीजें जो आप उसमें घंटों बैठकर आप उसको एंजॉय करते थे, अगर आज आपको उसमें मजा नहीं आ रही, आप देख रहे कि उसको उसमें आप मजा नहीं आ रहा, तब आपको एक वार्निंग सिग्नल मिलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू गो एंड काउंसिल। देन चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, उसकी नींद का टाइमिंग बदल जाता है, उसके खाने का जो हैबिट है वो भी यहाँ पर चेंज होना शुरू होता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है। फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपिटाइट, अगर उसका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बिल्कुल नहीं खाना जा रहा है, तब भी एक वार्निंग साइन है अब्यूज की। देन क्रॉनिक यूज ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल, या नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, अगर बहुत ज्यादा कर रहा है, यूज कर रहा है, तो नर्व सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स को खराब कर सकता है, एंड लीवर सिरोसिस भी हमको ऑब्जर्व किया जाता है इन दिस केस। देन अगर यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, अगर कोई फीमेल, इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल यूज करती है, तो उसका इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे पर या उस पर होने के हमको देखने को मिलता है। देन अनदर मिस यूज ऑफ ड्रग, ये आज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, इस पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मिस यूज ऑफ ड्रग इन स्पोर्ट्समैन। अक्सर आप देखते हैं कि डोपिंग ऑफ ड्रग की वजह से किसी खिलाड़ी को खेल में से निकाला जाता है, या उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये आप ड्रग एडिक्टेड है, इसको नहीं, यानी ओलंपिक वगैरह या बड़े बड़े गेम्स में नहीं किया। तो ये है रीजन यहाँ पर कि स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपने मसल्स को गेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, दे यूज मिस यूज, नॉट यूज, दे मिस यूज द ड्रग्स। उनको पता होता है कि ये ड्रग्स से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आने आते हैं। तो ये ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक एक ड्रग है, देन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स है, देन डायरेटिक्स है, एंड देन कुछ हार्मोन्स है, अलग अलग हार्मोन्स यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द मसल्स एंड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। अक्सर हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स के अंदर, हम ये बहुत ज्यादा आज कॉमन हो गया है, जिम वगैरह में एक ट्रेंड बन चुका है कि मसल गेन करने के लिए दे आर यूजिंग द दिस स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, बट इसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये हम आगे देखने वाले। कौन सा साइड इफेक्ट है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारे अलग अलग यहाँ पर ड्रग्स जो है यूज किए जा रहे हैं जस्ट टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस, एकदम गुस्सा जिसे हम कहेंगे एग्रेसिवनेस, एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस के लिए ये ड्रग का यूज किया जाता है। देन अब साइड इफेक्ट्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड के हम देखेंगे, तो अलग अलग साइड इफेक्ट्स हम मेल में एंड फीमेल में दोनों में देखने वाले हैं। ये इन अच्छी यूज क्यों कर रहे हैं, मसल गेन करने के लिए, एग्रेसिवनेस के लिए, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के, ये थोड़ी चीजें तो इनको मिल जा रही है, लेकिन इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है वो बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो क्या होता है, चलिए हम फीमेल और मेल में अलग अलग देखेंगे। इन फीमेल मस्कुलनाइजेशन होता है, अगर ये फीमेल अगर कोई एनाबोलिक स्टेरॉइड यूज कर रही है, तब वहां पर उसके अंदर मेल जैसे कैरेक्टर दिखना शुरू होते हैं। देखो फीमेल ने अगर कोई स्टेरॉइड को यूज की टू एनहांस द परफॉर्मेंस, उसके अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स दिखना शुरू होते हैं आफ्टर अ टाइम, जैसे कि इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मेल की खूबी होती है एग्रेसिवनेस, वो इनमें आना शुरू होती है, इनके मूड स्विंग होना शुरू होते हैं, they undergo the depression, then abnormal menstrual cycles, irregularity in the menses is observed due to the effect of this steroid hormone, then excessive growth on a face and body part पर, क्योंकि एक स्टेरॉयड हार्मोन का इफेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि मस्कुलाइजेशन, मेल जैसे कैरेक्टर दिखना शुरू हो रहे हैं। Then enlargement of the clitoris. Actually, clitoris is nothing but called as the pseudopenis. ये एक pseudopenis homologous organ to the male genital organ है। ये नॉर्मल साइज से बढ़ना शुरू होता है। This is called as the enlargement in a clitoris and deepening of voice, यानी इसकी इस फीमेल की आवाज बिल्कुल मेल जैसी डीप होना शुरू हो जाती है। Then side effect in male,
यही एनाबॉलिक स्टेरॉइड का हम देखते हैं कि मेल के अंदर पूरे चेहरे पर एक्ने पिंपल्स जैसे दिखाना शुरू होते हैं। देन इनके अंदर भी एग्रेसिवनेस जितना था उससे भी बढ़ना शुरू होता, इनके भी मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। दे गो इन डिप्रेशन एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स। याद रखो ये नॉर्मल साइज एंड दिस इज द एबनॉर्मल। अब टेस्टिकल एक ऐसा ऑर्गन है जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यही वो जगह है जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। याद रखना अगर ये साइज छोटा होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन, फर्टिलिटी पर फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, उसकी सेक्सुअल लाइफ यहाँ से डिस्टर्ब होने चांसेस होती है। तो अब जैसे ही देख रहे हैं कि रिडक्शन इन साइज होता है तो नॉर्मल जो जैसे कभी ये देखे व्यू में यहाँ पर ये स्पर्म इतने नॉर्मल काउंट होता है। एक इजैकुलेशन में 300 से 400 ml मिलियन, सॉरी 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट किए जाते हैं 3 से 4 ml के अंदर। वो स्पर्म काउंट यहाँ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन किडनी एंड लीवर के अंदर इनकी जो फंक्शनिंग है दैट गेट डिस्टर्ब्ड। नॉर्मल जो किडनी का काम होता है बॉडी के ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर जो अनवांटेड नाइट्रोजन वेस्ट है उसको सेपरेट करके कलेक्ट कर कर बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और प्लस लीवर के अंदर जो सब्सटेंसेस है उनको लाकर ब्रेक किया जाता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए, बाइल जूस सिक्री, ये सारे फंक्शन इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन मेल के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू टू दिस एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज। देन प्रीमेच्योर बाल्डनेस, यानी एज से पहले उसके बाल झड़ना शुरू होते हैं क्योंकि ये इफेक्ट हो रहा है उस केमिकल का जो उन्हें मिसयूज कर रहा है। देन एनलार्जमेंट इन अ प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली एक ऐसा ग्लैंड जिसका सिक्रीशन सेमन के साथ रिलीज किया जाता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, 30% ये रिलीज किया जाता है। ये नॉर्मल साइज से जब बढ़ जाती है तो इसके काफी इश्यूज शुरू होते हैं मेल के अंदर। इवन द मेल सफर फ्रॉम द इनसफिशियंट यूरिन मिक्चुरेशन, यानी पूरी तरह से बॉडी के अंदर से यूरिन 100% निकल नहीं पाता या थोड़ा थोड़ा निकलता है क्योंकि यहाँ पर इस साइज बढ़ने से ये यूरेथ्रा को प्रेस कर रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पे यूरेथ्रा का रास्ता यहाँ से प्रेस हो गया। देन ये अगर कंटिन्यूसली अगर वो मेल या फीमेल इसको कई सालों से यूज कर रही है तो ये इफेक्ट इनके बॉडी में जो चेंजेस आए ये परमानेंट हो जाते हैं। देन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हमको पता है ड्रग्स के हमने देखे, साइन देखे, कॉजेज देखे, उसके ड्रग्स कौन से होते हैं वो देखे। अब हमको देखना है कि हमारे उस एडोलसेंट को बचाना है, प्रिवेंट करना है ड्रग एडिक्शन से, और अगर है कोई तो उसको कंट्रोल करना है। तो yes, we know that the habit of smoking, taking the drug, alcohol are mostly observed in a young age. जनरली इसकी स्टार्ट होती है एक यंग एज में होती है और ज्यादातर एडोलसेंट में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आजकल। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई, अब इसमें हमको कंट्रोल कैसे करना है कि हमको हमारे सराउंडिंग में साइंस की वजह से, साइंस सिम्टम्स जो वार्निंग सिग्नल्स है अगर वो दिखते हैं तो उसकी मदद से हमको सिचुएशन पहले आइडेंटिफाई करना, क्या सिचुएशन है कि ये एडोलसेंट उसमें चला गया। सिचुएशन पता चलने के बाद उससे उसको निकालना है, रेमेडियल मेजर्स इमीडिएटली उसको बाहर निकालने के लिए कुछ सोचना चाहिए। देन ये सारी चीजें करने के लिए, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी मदद कर कर, उसकी काउंसलिंग कर कर, उसको एजुकेट कर कर उस गंदगी से उसको बाहर निकालना है, उस रास्ते पे जो गलत रास्ते पे चला उसको वहां से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके पेरेंट्स का और उसके टीचर्स का। दे हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू identify the situation and bring or to take the some remedial measures to bring the adolescent in a normal track. So this is all about the drug abuse in adolescence. So thank you very much for watching the video and giving a valuable time. Thank you.